जोहार स्टडी पॉइंट J4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का पीवाईक्यू क्लास 5 शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 4 सेट करने के बाद हमारे कुछ थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से ये क्लास कुछ दिनों के लिए नहीं आ पा रहा था। आपसे रेगुलर अल्टरनेट डेज पे ये क्लास आएगी। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सीबीटी 1 में पूछा गया है। ए 240, बी 250, सी 255 और डी 282। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी 250। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आपको 250 सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया है जो कि आने वाले एग्जाम्स में इस पॉइंट से आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। क्या दिया हुआ है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर क्षेत्र में ओएलई का पूर्ण रूप क्या है? वो बताना है ओएलई का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन, बी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एनेबलिंग, सी ऑब्जेक्ट लोकेशन एनेबलिंग और डी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड और एम्बेडिंग। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिया हुआ है कि ओएलई का पूर्ण रूप जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ओएलई जो होता है एक माइक्रोसॉफ्ट तकनीक है जो विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्वरूपों में लिखे गए एप्लीकेशन डेटा और ऑब्जेक्ट्स को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न की सुविधा यानी कि व्यवस्था, भारत रत्न की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी वो बताना है। ए 1954, बी 1950, सी 1955 और डी 1952। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1954। भारत रत्न की सुविधा जो है व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो 1954 में शुरू किया गया था। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है। हो सकता है कि कहीं आपको लगेगा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं या ज़्यादा लिख दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ था उसे मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम में जो है अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस टाइप से इसमें से अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने भारत के लिए अहम योगदान दिया। भारत रत्न से जुड़ी कुछ खास बातें ये भी है। क्या है? यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालचारी थे। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान और ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ये रिलेटेड था इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि अगर आप याद करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर तो याद हो जाता है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स है उसे पढ़ लेंगे जब याद करेंगे तो रिवीजन करते समय, तो बाकी जो पॉइंट्स है वो भी याद आपको हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष शुरू के आसपास शुरू हुआ था? क्या बोला कि ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष शुरू के आसपास शुरू हुआ था, यानी किस वर्ष शुरू हुआ था, किसके आसपास, किस वर्ष के आसपास। ये शुरू नहीं, डबल हो गया है। किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? ए 1632, बी 1641, सी 1621 और डी 1651। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको हो जाएगा ए 1632 ईस्वी में। ताजमहल परिसर का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण देखिए क्या दिया हुआ है कि ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के दाहिने किनारे स्थित है।
इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था, जिसे आपने बहुत बचपना में पढ़ा होगा, 4-5 में क्लास में पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो याद हो जाता है। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। परिसर में मस्जिद, अतिथि गृह और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार है। उस परिसर में मस्जिद है, अतिथि गृह है और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह भारत इस्लामी वास्तुकला को दर्शाता है। इसका निर्माण वर्ष 1653 में पूरा हुआ था। कंप्लीट कब हुआ था? 1653 ईस्वी में। ये प्रश्न 4 था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? किसके गुरु? तानसेन के कौन गुरु थे वो बताना है। ए रविदास, बी हरिदास, सी तुकाराम और डी अमीर खुसरो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा बी हरिदास। क्या हो जाएगा? बी हरिदास। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुआ है कि संगीत उस्ताद तानसेन, गुरु हरिदास थे। तानसेन, जिसे राम तनु के नाम से जाना जाता है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान संगीतकार और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने संगीत पर आधारित श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार नामक 2 स्क्रिप्ट किताबें लिखी। इसका देखिए मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन किया है। तो हर 5 क्वेश्चन के बाद आपको नीचे आपको उसका उत्तर मिलेगा। उत्तर में आपको किसका कौन सा आंसर है वो भी मिलेगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो सब आपको पॉइंट्स जो है आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से आंसर शो करता हूँ। ओके, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 4 सेट का PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है। इसका जो है वीडियो खत्म होने के बाद रात में कुछ एडिट करने का बाकी रहता है तो रात में डाल दिया जाता है एडिट करके। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगर कुछ अपग्रेड चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, कुछ इसमें से कुछ चेंजेस चाहिए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं या फिर फास्ट बता रहे हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, कम है। तो इस तरह से कुछ भी कमेंट्स हो तो आप कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊं तो मैं ये सब आपके हिसाब से कर सकूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक कौन थे? क्या दिया हुआ है कि 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक कौन थे? ए जॉन हॉजसन, बी थॉमस हिकी, सी कॉलिन मैकेंजी और डी हेनरी वॉलपॉल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी कॉलिन मैकेंजो। क्या हो जाएगा? सी कॉलिन मैकेंजो। ओके, मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखिए कि कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय सर्वेक्षण भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के संगठन है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ए 141, बी 142, सी 143 और डी 129। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा सी 143। क्या दिया हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 131 में जुड़े मामलों से में भी सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की अपनी राय दे सकता है या देने से भी इनकार कर सकता है। ये किस में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 31 में। अगला प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसमें से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो बताना है। ए नीली सेनगुप्ता, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी वल्लभ भाई जे पटेल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी वल्लभ जे पटेल।
वल्लभ भाई जे पटेल। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए नीचे दिया हुआ है कि वल्लभ भाई जे पटेल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1933 में नेली सेन गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1934, 35 और 39 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आईएनसी के अध्यक्ष थे। 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। तो 1931 में जो था वो कौन था, तो वल्लभ भाई जे पटेल थे। 1933 में अगर पूछा जाता, इसी के जहाँ में अगर 1933 पूछा जाता तो आपको नेली सेन गुप्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। ए अजेडेरिक्रेक्टा इंडिका, बी फाइकस रिलीजियोसा, सी फाइकस बेंगालेनिस और डी ऑसिमम टेनुफ्लोरम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा सी फाइकम बेंगालेंसिस। किसका, तो बरगद का वनस्पतिक नाम। इसमें से कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि बरगद पेड़ का वनस्पतिक नाम फिक्सस बेंगालिसिस है। एजेंडिक्टा इंडिका नाम नीम के पेड़ का वनस्पतिक नाम है। फिकस रिलीजियोसा अंजीर के पेड़ का नाम वनस्पतिक किसका, अंजीर के पेड़ का नाम का वनस्पतिक नाम है। ओसिमम टेनुफ्लोरम और तुलसी का वनस्पतिक नाम है। ये सब वनस्पतिक अलग अलग पेड़ का नाम है वो बताया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि सेवा क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। क्या बोल रहा है, सेवा क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था का डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ए द्वितीयक हिस्सा, तृतीयक क्षेत्रक और डी सार्वजनिक क्षेत्रक और डी प्राथमिक क्षेत्रक। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा बी तृतीयक क्षेत्रक। इसमें से कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखिए सेवा क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक का हिस्सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र में क्या क्या दिया हुआ है कि पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, किसी देश की अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र की कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन और खनिजों का निष्कर्षण शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, निर्माण, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति का निर्माण। तृतीय क्षेत्र में क्या दिया हुआ है, इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, जिसमें व्यवसाय, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा और अंचल संपत्ति, सामुदायिक और कार्मिक सेवाएं शामिल है। ये था आपको प्रश्न 10 तक। 10 के बाद देखिए फिर से यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, उसमें आप अगर आप रिपीट करेंगे उस समय आपको ये अच्छा काम आएगा रिवीजन के वक्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है। क्या बोला, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है वो बताना है। ए 473.15 केल्विन, बी 173.15, सी 273.15 और डी 373.15। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा सी 273.15 केल्विन। देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। पानी का हिमांक का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होता है। हिमांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता जाता है। और तीसरा है जल एक अकार्बनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन पदार्थ है। उसके बाद ये वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मिजोरम और डी केरल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केरल। 2011 की जनगणना अनुसार सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत केरल की साक्षरता दर 93.91 है, जो सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर जो होगा वो आपको 96.11% है, जबकि महिला का 92.7% है। कहाँ का, तो केरला का। केरल की साक्षरता दर 93.91 है, जो भारत के औसत साक्षरता दर 72.99 से अधिक है। यानी कि भारत की अगर 2011 में भारत की साक्षरता दर पूछा जाए तो 72.98 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। अंग्रेज़ों ने जो है मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े वो बताना है। ए 6, बी 4, सी 5 और डी 3। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4। क्या हो जाएगा, बी 4। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है
कि अंग्रेज़ों द्वारा मैसूर के साथ लड़े गए युद्धों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। दूसरा युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। और डी जो है चौथा दिया हुआ है 1799 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। टोटल 30 प्रश्न का जो है यहाँ पे सेट कराया जाता है, यानी कि आपको 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, क्वेश्चन का सेट कराया जाता है। एक सेट में 30 क्वेश्चन होता है, यानी कि जिस तरह से आपको एग्जाम में आएगा उसी तरह से आपको इसमें भी प्रैक्टिस किया जाता है, कराया जाता है। और ये सारे क्या है? तो PYQs है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी कि RRB यानी रेलवे में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो आपको आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना भी अधिक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? सी आंध्र प्रदेश। आप देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है, जो एलुरु शहर से 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कोलेरू दो जिला कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी में फैला हुआ है। झील इन दो नदियों के लिए एक प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। धातुओं की पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए तन्यता, बी ध्वन्यात्मक, सी धातुवर्धिता और डी अवश्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए तन्यता। क्या है? ए तन्यता। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखिए क्या है पॉइंट्स कि धातुओं की पतली तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबाई का तार खींचा जा सकता है। यह उनकी आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं की हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग आकार दिया जा सकता है। ये था प्रश्न 15 तक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है वो बताना है। ए ऑक्टल, बी हेक्साडेसिमल, सी बाइनरी और डी डेसिमल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी बाइनरी। क्या हो जाएगा? सी बाइनरी। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि आंकड़ों को एक कंप्यूटर में बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। एक द्विधारी संख्या एक संख्या है जो केवल 2 प्रतीकों को व्यक्त करती है, आमतौर पर 0, 0 या और 1। बाइनरी नंबर बोला जाए तो 0 और 1 ही 2 होता है। प्रत्येक अंक को बिट या बाइनरी अंक कहा जाता है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बिट बाइनरी अंक का संक्षिप्त रूप है। बिट जो है बाइनरी अंक का संक्षिप्त रूप है। हाफ बाइट को निब्बल कहा जाता है। हाफ बाइट को निब्बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। GST एक प्रत्यक्ष कर है। क्या बोल रहा है? GST एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत में लगाया जाता है। GST का पूर्ण रूप क्या है वो बताना है। ए गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स, बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी जनरल सर्विसेज टैक्स और डी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसका फुल फॉर्म? तो GST का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि GST सर्विस फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST को लागू करने के लिए संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक संक्षेप में CAB कैब को संसद में पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को। कब? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इस प्रणाली के तहत 3 कर लागू होते हैं, CGST, SGST और ISGST। अब देखिए यहाँ पे तीनों अलग अलग कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि CGST जो होता है यह केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य के भीतर बिक्री पर एकत्र किया जाता है, और SGST जो होता है यह राज्य सरकार द्वारा एक राज्य के भीतर बिक्री पर एकत्रित किया जाता है। और तीसरा जो है IGST जो है यह एक अंतर्राज्यीय बिक्री
के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया कर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आपको कुछ पॉइंट्स भी दिया हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया, यानी कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था। ए गुलबदन बेगम, बी हुमायूं, सी अबू फजल और डी नूरजहां। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुलबदन बेगम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम रहता है फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से हमें थोड़ा सा जो है हौसला मिलेगा, वीडियो बनाने में शक्ति मिलेगी। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। वह मुगल शासक बाबर की सबसे छोटी बेटी थी। वह 8 साल की थी जब उन्होंने हुमायूं नाम लिखा था। वह सरल फारसी भाषा में बिना शब्द के लिखे हुए थे। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 1912 में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। 1912 में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। वाइसराय कौन था, तब वाइसराय कौन था, उस समय वाइसराय कौन था वो बताना है। ए लॉर्ड हार्डिंग, बी विलियम बेंटिक, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड डलहौजी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि साल 1912 में सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड हार्डिंग की वाइसराय रहते हुए किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक भारत के वाइसराय तौर पर काम किया था। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद दिया हुआ है 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी हार्डिंग में काल में भारत आए थे। ये था 20 प्रश्न तक फ्रेंड्स। सभी का उत्तर जो है हर 5 प्रश्न के बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है ए थॉमस गोल्ड, बी अल्बरूनी, सी डॉक्टर एलन सुंदेश और डी जॉर्ज लैमेत्र। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी जॉर्ज लैमेत्र। क्या हो जाएगा, जॉर्ज लैमेत्र। अब इसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि बिग बैंग सिद्धांत को बेल्जियम के खगोल शास्त्री और कैथोलिक पादरी जॉर्जेस लेमेत्र 1894 से 1966 ने 1927 में प्रस्तावित किया था। इसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद दिया हुआ है गैर बारहमासी नदियाँ किसे कहते हैं, तो नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनमें पानी का प्रवाह मौसमी होता है, ना कि पूरे वर्ष। यानी कि गैर बारहमासी जो होता है वो आपको सिर्फ मौसमी होता है, कि जैसे मान ली बरसात में से बारिश होता है तो बारिश में, गर्मी में से गर्मी पड़ता है, इस तरह से। उसके बाद दिया हुआ है इस नदियों को जल चक्र के माध्यम से वर्षा ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष के दौरान पानी प्राप्त नहीं होता। उसके बाद दिया हुआ है इन नदियों के उदाहरण गोदावरी, कृष्णा आदि है। ये नदियाँ हिमालयी नदियों की तरह हिमनद क्षेत्रों से नहीं बहती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि बारहमासी नदियाँ के बारे में, कि बारहमासी नदियाँ वे नदियाँ हैं जो पूरे वर्ष निरंतर बहती रहती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि बारहमासी नदियों के उदाहरण हैं। ये सब क्या है, बारहमासी नदियों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित क्या दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इनमें से कौन सा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ए पाखल वन्यजीव अभयारण्य, बी दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, सी जल्दा पापड़ा राष्ट्रीय उद्यान और डी बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दाची गांव। क्या हो जाएगा? बी दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे प्रश्न जो है पीवाईक्यूज हैं, किसी न किसी प्रश्न पूछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि सभी कोई भी ना कोई रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न को सिलेक्ट किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए स्थानांतरित किए गए 10 गांवों की याद में इसका नाम दाची गांव नाम 10 गांव रखा गया है। यह उद्यान 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र है। वर्ष 1981 से इसे अघटित कर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उद्यान हंगुल या कश्मीरी हिरन का पर्यावास है। उसके बाद कुछ और अन्य पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट्स में दिया हुआ था कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य, तो इसके रिलेटेड। फिर उसके बाद है जलतापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बालपाक्रम, तो सभी उसी के रिलेटेड से कहाँ कहाँ पे वो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है, एक मानव निर्मित झील है। जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 23। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति बरडोली से संबंधित है। क्या बोला कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति बरडोली से संबंधित है। ए महावीर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी गुरु नानक और डी अरविंदो घोष। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं नीचे में मेंशन किया हुआ कि आप जब रिवीजन करेंगे तो ये सब पॉइंट्स को याद रखेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदोली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था, उन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता था। उन्होंने गुजरात के बरदोली के किसानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अभियान में संगठित किया। बरदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बरदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। इसने भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। क्या बोल रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। ए आनंद, बी सिद्धार्थ, सी शारिपुत्र और डी वर्धमान। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी वर्धमान। क्या हो जाएगा? डी वर्धमान। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। भगवान महावीर का असली नाम वर्धमान था। वर्धमान का अर्थ समृद्ध या बढ़ता हुआ महावीर। उसके बाद है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन? तो आपको महावीर के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है उसका जन्म बिहार के वैशाली के पास कुंडू ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई। ए 2018, बी 2010, सी 1990 और डी 1991। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 1991। क्या हो जाएगा? डी 1991। अब इसके कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्या दिया हुआ है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। विनिवेश का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करना है। फिर देखिए यहाँ पे मैं हर 5 क्वेश्चन के बाद उसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि आप जब रिवीजन करें तो ज़्यादा आपको स्क्रॉल करना ना पड़े। अब लास्ट 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी के व्याख्या के साथ यानी एक्सप्लेनेशन के साथ याद कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर है। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर है। ए 1000, बी 1024,
बी 1048, सी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1024। क्या हो जाएगा? बी 1024। इसके बाद इसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि डेटा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप को सबसे छोटी इकाई बिट कहते हैं। क्या हो रहा है? डेटा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की सबसे छोटी इकाई बिट है। एक बिट का मान 0 या 1 हो सकता है। इसमें एक बाइनरी मान हो सकता है, जैसे कि सही, गलत या ऑन ऑफ या 10, और इससे अधिक कुछ नहीं। उसके बाद दिया हुआ है कि इसलिए डेटा भंडारण के लिए माप मौलिक इकाई के रूप में 1 बाइट या 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी अक्सर मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में मापा जाता है। कंप्यूटर का स्टोरेज जो है, यानी कि हम लोग मोबाइल्स का भी स्टोरेज जो है हम लोग मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में मापते हैं, पता ही होता है। तो उसी तरह से सिस्टम में भी कंप्यूटर स्टोरेज का भी जो है अक्सर मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में मापा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, वो बताना। ए पुंछी आयोग, बी कोठारी आयोग, सी रजमन्नार आयोग और डी सरकारिया आयोग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी कोठारी आयोग। उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि विकल्पों में से केवल कोठारी आयोग भारत के केंद्र राज्यों से संबंधित नहीं है, बाकी जो है केंद्र राज्यों से संबंधित है। वो कौन कौन सा है चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। पुंछी आयोग, रजमन्नार आयोग और सरकारिया आयोग। उसके बाद दिया हुआ है पॉइंट्स, कोठारी आयोग भारत में शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित है। इसे भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के लिए नियुक्त किया गया था। कोठारी आयोग का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966 से 1966 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। कोठारी आयोग 10+2+3 यानी कि शिक्षा प्रणाली नामक एक का नया पैटर्न सामने रखा गया था। 10+2+3 पैटर्न पर शिक्षा प्रणाली का मानकीकरण आयोग का मुख्य सिफारिश में से एक था। अगला प्रश्न है अक्सेरुकी। क्या दिया हुआ है? अक्सेरुकी में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है अक्सेरुकी में बताना है। ए मोलस्क, बी सरीसृप, सी एराक्निड और डी कीट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी सरीसृप। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है इसके रिलेटेड कि सरीसृप में अक्सेरुकी शामिल नहीं है। एक अक्सेरुकी एक ठंडे खून वाला जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वे ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। सभी जीवित जानवर को प्रजातियों में 90% अधिक अक्सेरुकी है। क्या हो रहा है कि सभी जीवित जानवरों की प्रजातियों में से 90% से अधिक अक्सेरुकी है। इसके कुछ उदाहरण हैं कीड़े, जेलीफिश, क्लैम और शिप, ऑक्टोपस, क्रिस्टेशियन, समुद्री सितारे, घेंघा, झींगा, केकड़ा, ये सब। सेकंड लास्ट है, यानी कि ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि 2014 में बना भारत का 29वां राज्य कौन सा था, यानी कौन सा है। 2014 में बना भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 2014 में जब 29वां राज्य बना था तो वो कौन सा था वो बताना है। ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी झारखंड और डी सिक्किम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए तेलंगाना। क्या हो जाएगा? ए तेलंगाना। 29वां राज्य आपका ये है 2014 में था और 2000 में झारखंड बना था। 2000 में झारखंड बना था जिसमें वो 28वां राज्य था। लेकिन अभी जो है झारखंड में यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं। एक राज्य जो है वो आपको केंद्र शासित राज्य बन गया है। ठीक है, तो अभी कुल कितना राज्य अगर पूछा जाए कि अभी भारत में कितने राज्य हैं तो आपको जवाब होना चाहिए 28। आप कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 2014 में गठित तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्ण गठन के बाद तेलंगाना का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए कि तेलंगाना किससे अलग होकर बना है तो आंध्र प्रदेश से। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तर में महाराष्ट्र से लगती है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में कर्नाटक से लगती है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है? सिक्किम को 16 मई 1975 को
भारत के 22वें राज्य के रूप में बनाया गया। सिक्किम को जो है 22वां राज्य के रूप में बनाया गया कब? तो 16 मई 1975 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में बनाया गया। उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में बनाया गया कब? तो 9 नवंबर 2000 को। लेकिन और उसी से ठीक बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के गणराज्य के 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था। आज का आखिरी प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया बेगम और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। शासनकाल 1210 तक रहा। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दाता की उपाधि दी गई थी। उन्होंने दिल्ली के कुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। उसके बाद ये आपको उसी जो है आपको आंसर की दिया हुआ है, यानी कि उसका किसका आंसर आपको क्या होगा, हर 5 क्वेश्चन के बाद जैसे देता है उसी तरह से। ओके, तो ये था वीडियो आपको फ्रेंड्स, आपका क्लास 5 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।